अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, भली करे आया वशत के पखैर आगले जियानू। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबाशी। बात करेंगे अनाज की। कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम इस नेमत के साथ क्या करते हैं ये शो में आगे चल के बताएंगे। बिल्कुल, और साथ ही रंगीन सब्जियों का जिक्र भी होगा। 74 साल बाद सिद्दीक हबीब से मिला। इतने साल तक दोनों भाई कहाँ थे, उनकी मुलाकात कहाँ हुई, ये भी दिखाएंगे आपको। और कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री फाइनेंस तरमीमी बिल पर क्या हुआ, इस पर भी होगी गुफ्तगू। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे निज़ाम का, कानून का और इंसाफ का। मुद्दई सुस्त, गवाहों को खौफ, संगीन मुजरिम आज़ाद या आसाइश से भरपूर कैद गुजारते हुए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये बात हो रही है पाकिस्तान में बदमस्त, ताकत के नशे में चूर लोगों की। बिल्कुल, 3 लोग, जुर्म अलग, केस अलग, लेकिन कहानी एक जोड़े को बरहना और उन पर तशद्दुद करने के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा, शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता शाहरुख जतोई और नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर की इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक जोड़े को बरहना करने, उन पर तशद्दुद और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मुकदमे में मुतासरा लड़की ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुलजिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। और लड़की ने अदालत में यह भी कहा कि वो किसी गिरफ्तार या नामजद मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, लेकिन हुकूमत ने मुकदमे की पैरवी जारी रखने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता शाहरुख जतोई उम्र कैद काटने के बजाय 11 माह तक 2 अस्पतालों में जेरे इलाज भी रहा। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर शाहरुख जतोई को ऐसी कौन सी संगीन बीमारी थी जिसका इलाज जेल और सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं था, और आखिर एक कत्ल का मुजरिम किसकी इजाजत से 11 माह तक निजी अस्पताल में आसाइश की जिंदगी गुजारता रहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर पर फर्द जुर्म आयद हुई। केस में नए मोड़ आए। जाहिर जाफर के वकील की जानिब से दिमागी हालत के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से हम इन केसेस को देख रहे हैं, अगर हम बात करें उस्मान मिर्ज़ा के केस की, या फिर अगर हम बात करें नूर मुकद्दम के केस की, या फिर शाहरुख जतोई के हम केस की बात करें, तो इन केसेस में हम ये देखते हैं कि इंसाफ कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्पेशली अगर हम उस्मान मिर्ज़ा की बात करें, जिसके अंदर स्टेट प्रोसिक्यूशन करेगी, अब खुद से जो है इसके अंदर स्टेट भी इन्वॉल्व हो गई है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरफ जाएगा ये केस? सब पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि हर क्रिमिनल केस है वो उसमें मुद्दई स्टेट होती है जी। अगर आप कभी उसका टाइटल देखें, ठीक है, उसमें कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, किसी ने भी इतला पहुंचाई हो जी जी। लेकिन बेसिकली क्रिमिनल केस में, फौजदारी केस में जो मुद्दई होती है वो रियासत होती है, और उसका टाइटल ये होता है स्टेट बनाम फलां फलां, स्टेट बनाम फलां या फलां बनाम स्टेट जी। तो इससे एक तो पहली बात ये है कि फौजदारी केस जो है वो उसको परसू करना जिम्मेदारी ही स्टेट की है। राइट। अब इसमें जो 3 केसेस आपने बताए, इसमें एक चीज़ तो बहुत बड़ी इस्टेब्लिश्ड है, वो ये है कि एक साइड पे जो है वो बालादस्त लोग हैं, यानी अगर किसी जगह पे 2 पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा कहा जा सकता है कि वसाइल वाली हैं, तो उसमें भी जो मुजरिम पार्टी है उसके वसाइल कहीं बहुत ज़्यादा हैं उनसे, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और उस्मान मिर्ज़ा केस में खैर मामला ही टोटल डिफरेंट है। वो एक मुतवव्वल शख्स है, उसकी वेल्थ जो है वो वेल नोन है, और ये जो लड़की और लड़का जिनके साथ ये वाक़या पेश आया और जिन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दे दिया और हालात उसका केस का सारा रुख ही उन्होंने तब्दील कर दिया, वो निस्बतन बहुत कमज़ोर हैं। तो इन तीनों में एक मुमासलत यही है कि अगर हम देखें शाहरुख जतोई, तो उसका जो वालिद है सिकंदर जतोई, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और कई हवालों से बाअसर आदमी है, जिसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वेल कनेक्टेड है। और उसके मुकाबले में औरंगज़ेब खान जो एक DSP थे, जो कि शाहजेब मकतूल के वालिद थे, वो कोई ज़्यादा हैसियत नहीं रखते थे। इसी तरह से मुलज़िम जो है वो जाहिर जाफ़र, उसके वालिद जो हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून कहे जा सकते हैं, जबकि उनके मुकाबले में शौकत मुकद्दम जो है वो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, अगरचे वो कोई आम आदमी नहीं, लेकिन बहरहाल उसके जो जाहिर जाफ़र का वालिद है उसके मुकाबले में वो ख़ासे कम है। अब इन सब की एक तो ये हमने ये देखना ये है कि जो ज़्यादा बावसीला शख्स होता है वो बहुत अच्छे अंदाज में असर अंदाज हो सकता है।
और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला जो हैं ये इतने लटकते हैं कि अब उसके बाद वो केस जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक तरह से सर्द खाने में जाता हुआ दिखाई देता है। खालिद साहब, कदा कलामी की माजरत एक मेरा सब मैं यहाँ से बीच में सवाल जरूर करना चाहूँगा। केस लटकते हैं, सुस्त प्रोसिक्यूशन होती है, शवाहिद पेश नहीं किए जाते, ये एक अलग मामला। मेरा इशू ये है कि अगर एक जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे वो जाके जेल में देखते हैं एक मुलजिम जो कि किसी बंदे को मार के आया है और वो उसको कह रहे हैं कि हाउ डेयर यू कि तुम यहाँ पे रह रहे हो, इन्हें तो डेथ सेल में होना चाहिए था, और वो शख्स खड़ा होकर बाहर मुस्कुरा रहा है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जज उसके सामने खड़ा होकर पीछे हाथ बांध के हम दिखा भी रहे हैं किस तरह मुस्कुरा रहा है। ये सिर्फ छोटे लेवल की बेबसी की बात नहीं है, ये जब चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सका तो फिर अल अमान अल हफीज। फैसल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और मैं ये समझता हूँ कि उस पे उस वक्त इतना स्टर्न एक्शन होना चाहिए था, इतना सख्त एक्शन होना चाहिए था कि वाकई ना सिर्फ वो बल्कि उसके जो फैसिलिटेटर हैं उनको भी निशाने इबरत बना दिया जाना चाहिए था। अब मैं कल पढ़ रहा था कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उन्होंने इसका सख्त नोटिस ले लिया है और वो कहते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चंद दिनों में ये मामला सामने आ जाएगा कि कितने लोग कैफरे किरदार में, जाहिर है वो किसी ना किसी की मदद के बगैर तो वहाँ पे नहीं जा सकता था और उन्होंने उसकी यकीनन कोई ना कोई कीमत वसूल की होगी। उसके बदले में उन्होंने शाहरुख जुतोई को ये फैसिलिटी दी और वो वहाँ पे वो जो कमरा है वो देख के तो बाज़ को आते कुछ, मुझे तो एक दो लोग कह रहे थे कि यार हमें भी इस किस्म की कैद जो है उसका बंदोबस्त कर दें, अगर इस तरह का कमरा जो है वो मिल जाता है और आप वहाँ पे पूरी अय्याशी कर सकते हैं और आपको वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, टीवी है और जो चीज़ आप चाहें वो आपको मिल सकती है। तो कहते हैं कि फिर इस किस्म की जेल जो है या इस किस्म की कैद जो है उसकी ख्वाहिश तो और बंदा करेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका उस वक्त किसी न किसी अंदाज में कोई एक्शन जो होना चाहिए। मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा था वो ये है कि 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया शाहजेब को कत्ल को। दिसंबर 2012 में वो कत्ल हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें कई मोड़ आए, वहाँ उस वक्त भी उसको फैसिलिटेट करके पहले यहाँ इस मुल्क से भगा दिया गया और ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि इसका सो मोटो नोटिस लिया हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आती नहीं और उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी जो है उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया था कि और एक नक्शा पेश किया गया था कि किस तरह से जो शाहरुख जुतोई है उसको बैरून मुल्क फरार करवाया गया था। लेकिन उस वक्त अदलिया ने इसको बहुत हार्ड परसूट किया था इसकी वजह से शाहरुख जुतोई को दुबई से भी गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया और उसके ऊपर मुकदमा चला और फैसल 6 महीने के बाद वो जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने उसको सज़ा दे दी थी। यानी एक मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाली तौर पे फैसला हुआ था, लेकिन उसके बाद से 8.5 साल का अरसा गुजर गया है, कभी एक कोर्ट, कभी दूसरी कोर्ट, कभी एक दरख्वास्त, कभी दूसरी दरख्वास्त। तो ये सारे का सिलसिला कल एक फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये निज़ाम अदल पे ये सवालिया निशान है। भाई आप ये सारी बात ये कर तो रहे हैं, लेकिन आप इस सारे मामले को जो है वो उस तरफ क्यों नहीं लेके जाते कि आपको ये बयानात ना देने पड़े। इस पर अगर इस्लाह करने की ज़रूरत है तो वो क्या मोदी आके करेगा या बोरिस जॉनसन आके करेगा? यकीनी तौर पे आप लोगों ने करना है, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को वो लान तान कर रहे थे, भाई प्रोसिक्यूशन किसके अंडर आता है? और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शाहरुख जुतोई वाले मामले में आप कह देंगे कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बाकी जगह पे तो आप बैठे हुए हैं। उन सारे मामलात को आप एक्सपेडाइट करें ताकि कोई इस किस्म के सवालात ना उठे। देखिए, एक बात और फैसल ज़हन में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि वो जो कमज़ोर फ्रीक होता है उसके लिए मुकदमे की पैरवी बजाते खुद एक बहुत बड़े अजाब से कम नहीं होता। उसके लिए बड़ा मुश्किल है, वो कहाँ से वकील तलाश करेगा, वो कहाँ से गवाहों के ऊपर जो पड़ने वाला दबाव है उसको काउंटर करने के लिए वो कहाँ से वसाइल लाएगा जी, वो कहाँ से जो है वो पेशियाँ भुगतने के लिए रोज़ाना अपना पेट काट के और वो वहाँ पे वो हाजिर होता रहेगा। ये सारी चीज़ें मुमकिन है। इस बात का भी दबाव हो, ये बात भी कही जा रही है, खबरें आ रही हैं कि डील हो गई, उन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए कि बासर लोगों का खौफ वैसे भी बहुत होता है। और जब नज़र आ रहा हो कि एक शख्स जिसका नाम शाहरुख जुतोई है
वो कत्ल के 9 साल बाद भी आज़ाद फिर रहा है, तो फिर उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोग जो हैं उनको भी इस बात की इंकरेजमेंट मिलती है। और रिपोर्टेडली उस्मान मिर्ज़ा ने पहले दिन जब वो अदालत में पेश हुआ था तो उसने कहा था कि मैं इस केस से ऐसे निकलूंगा कि जैसे इस किस्म का कोई केस मुझ पे कभी बना ही नहीं। जब इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग, तो फिर उसके बाद जो उनका मद्दे मुकाबिल है, वो जो हरीफ है, वो कमज़ोर होता है। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि स्टेट के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं उस्मान मिर्ज़ा के केस में। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने फॉरेंसिक कराया हुआ है उसका वीडियो जो है उसको आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया। फिर ये जो अब बयान से मुकरे हैं लड़का और लड़की, इन दोनों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू सेक्शन 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया हुआ है और वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। फिर इस लड़की ने मुल्ज़मान को शनाख्त किया हुआ है और शनाख्त की वो जो पूरी कार्रवाई है वो रिकॉर्डेड है, तो इसलिए उसका वहाँ से मुकरना मुश्किल है। मुमकिन है कि उनको भी। अच्छा खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब इसमें मुकरना मुश्किल है, तो ऑब्वियसली जिस तरह से मलिका बुखारी ट्वीटेड अबाउट दैट, एसएसपी टॉक अबाउट दैट कि उनके पास इररिफ्यूटेबल वीडियोस हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, अदर रिकॉर्ड्स हैं, तो इसकी क्या अहमियत होती है इस वीडियो रिकॉर्ड की? कितना ये कारामद साबित हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई एविडेंस हो सकता है प्रूफ करने के लिए? बहुत स्ट्रांग शवाहिद हैं और इस बात को फिर जहन में रखें कि मुद्दई जो है इसमें स्टेट है। हर क्रिमिनल केस में मुद्दई स्टेट होता है, और मुद्दई जो है वो कहीं भाग नहीं रहा, उसके पास ये सारे सबूत मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना, तो नवंबर 2013 में, यानी मर्डर को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तो औरंगजेब खान और उनकी अहलिया जो है वो उन्होंने लिख के दे दिया था कि जी हम अल्लाह के नाम पे इसको माफ़ कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसकी रीज़न सबा ये है कि कोर्ट्स होल्ड कर चुकी हैं कि फसाद फिल अर्द का के जो केसेस हैं उनमें राजीनामे की गुंजाइश नहीं है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते, जिससे कि फसाद फिल अर्द का तासुर मिलता है। यानी ये समझा जाता है कि उससे मुआशरे में एट लार्ज खराबी पैदा हो रही है। वहाँ पे इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई एक फरीक जो है वो उसको माफ़ कर दे। अब वो माफ़ करना जो है उनका, वो प्रेशर में भी हो सकता है, वो माफ़ करना उनकी अपनी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, वो माफ़ करना किसी खौफ की वजह से हो सकता है। तो उस वक्त जो है वो स्टेट को उनके साथ खड़ा होना होता है, क्योंकि ये एक शख्स के माफ़ी का मामला नहीं है, बल्कि ये जुर्म का वो रास्ता रोकने की वो ज़रूरत है, वो जिम्मेदारी है जो स्टेट की उसने पूरी करनी है। और लिहाजा ऐसे लोग जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। यही वजह है कि औरंगज़ेब खान के माफ़ कर देने के बावजूद शाहरुख जतोई जो है उसके ऊपर वो केस बदस्तूर चल रहा है। इस वक्त वो सज़ा याफ्ता है। ये अलग बात है कि उसकी सज़ा जो है वो एक लेविश कमरे में कट रही है और उसमें अब बड़ा इम्तहान है। जनाबे मुराद अली शाह का उन्होंने फरमा तो दिया है कि जी इसकी इंक्वायरी होगी और जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, पता चल जाएगा कितना वो जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का कह रहे हैं। जिस बंदे ने गोली मार दी है एक लड़के को क्योंकि वो उसकी बहन को छेड़ रहा था, उसको कैफरे किरदार तक कब पहुंचाया जाएगा ये नहीं पता। अब खालिद साहब थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने अरसा दराज से ये जुडिशल मामला देखते आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है, जुडिशल कमीशंस भी तश्कील दिए जाते हैं और कई बार जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, चाहे वो मौजूदा हों कि पुराने, वो ये कह चुके कि जी हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जब इस तरह के मामलात होते हैं, एक शख्स किसी को गोली मार रहा है, एक शख्स किसी को बरना करके उसकी इज्जत उससे छीन रहा है, एक शख्स किसी का गला काट रहा है, हमारे अदालती निज़ाम में कहाँ कहाँ वो लकूनास हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो कहीं कहीं से वो लूप होल्स क्रिएट करके और अपने लिए निकाल लेते हैं कि जी मैं तो पागल हूँ, ठीक है जी, मैं तो सनकी हूँ, मेरा तो दिमाग ठीक नहीं है, तो मुझे इस बुनियाद पे छोड़ दिया जाए। आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपने जो आखिर में बात की है ना, उसको मैं कहूँ कि वो जो ज़ाहिर जाफर है उसने पूरी उसकी ग्राउंड बनाई है। पहले वो 3-4 मरतबा उसने वहाँ पे शाउट किया, वो वहाँ पे पुलिस वालों पे हमला आवर हुआ, वो मीडिया पे हमला आवर हुआ, ये साबित करने के लिए, ये शो करने के लिए कि मुझे पागल समझ लिया जाए। और फिर बिल आखिर उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि ये जो हरकतें कर रहा है
ये बेमकसद नहीं है। और नतीजातन उसने फिर एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। थैंक्स गॉड कि अदालत ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि किसी के पागल होने का मामला जो है वो बहुत बिल्कुल एट द वेरी आउटसेट वो किया जाता है, और उससे पहले वो बड़ा नॉर्मल वहाँ पे अदालत में आता रहा है। अब आपने वो जो बात की है रिफॉर्म्स वाली, उसमें सच्ची बात तो ये है कि मेरे तो कान पक गए हैं ये सारी चीज़ें सुनते सुनते। और बहुत बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हुई थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिस वक्त जब बहाल हुए थे तो उन्होंने कहा था, और उस वक्त की जो लायर्स मूवमेंट के भी कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने भी उनसे ये कहा था कि हमारा मेन काम जो है वो जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स का होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसमें सब्जेक्ट ग्रुप बनते रहे, मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनको तकसीम करके 8-8 ग्रुप बनते रहे। जज साहिबान में से किसी एक जज की सरबराही में वो लोग ब्रेन स्टार्मिंग और फिर उसके बाद रिपोर्टें, और वो रिपोर्टें मुरतब करके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स में वो हर साल आती रहीं। उसमें तय भी हुआ, एक जुडिशल पॉलिसी इस तरह से बनाई भी गई, तरतीब दे दी गई कि फ़लाँ केस इतने अरसे में, फ़लाँ केस इतने अरसे में, फ़लाँ का फैसला 15 दिन में। लेकिन सच्ची बात है कि कहीं पे भी कोई कुछ नहीं होगा। और किसका होगा? देखिए 1997 से हमने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है वो नाफिज किया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होगी और 30 दिन के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के केसेस का फैसला किया जाएगा। कोई एक केस बता दिया जाए मुझे जो उस क्राइटेरिया पे पूरा होता है। किताबों में लिख देने से क्या होता है? देखिए इसमें ये सबको ज़रूरत है इस बात की। हुकूमत बताए तो सही कि उसने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए क्या किया है अब तक। फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो वज़ीर हैं, मलिका बुखारी उसकी जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उसके बाद पार्लिमानी उमूर का शोबा अलग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेजिस्लेशन कहाँ है? देखिए वहाँ पे आपके पास नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी मौजूद है जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में काम करती है। आपके पास जो है लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका आप बताएं तो सही कि आज तक आपने किया क्या है। बिल्कुल हम जब भी शुरू होते हैं बाद में पता चलता है वी आर बैक एट द स्क्वायर वन, और फिर जो भी आता है वो कहता है कि इससे पहले ये नहीं हुआ और हम ये करने जा रहे हैं, और होता हवा था कुछ नहीं, कहीं नज़र नहीं आता। देखिए फिर मैं वही बात कहूँगा कि गुफ्तगू से या किताबों के अंदर लिख देने से ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक कि उसकी मिसालें सामने नहीं आएंगी और बता नहीं दिया जाएगा कि ये हमने करके दिखाया। बिल्कुल लेजिस्लेशन जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। खालिद अजीम साहब इस इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। और फैसल कितना अजीब लगता है अगर हम इसके शाहरुख जतोई के केस को देखें तो उसमें कि किस तरह से ये विक्ट्री का निशान बना के जो है वो जा रहे हैं और किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक 5 मिनट का इनका जो प्रोसीजर था जिसके लिए इतने महीने इनको जो है वो हॉस्पिटल में रखा गया, और इससे महकमा सेहत सिंध जो है वो भी लाइम था, किसी किस्म का कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया, ऐसे ले जाके इनको वहां बिठा दिया गया। खैर इस पे लेट्स सी क्या इंक्वायरीज होती हैं और आगे क्या कुछ सामने आता है। हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ का बोल बाला ही होगा। आगे बढ़ते मुल्क में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 3000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई है। अब स्कूल खुले रहेंगे या बंद करना ज़रूरी है? वज़ारत तालीम के हुक्काम आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिल्कुल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा, अब जिस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ओवरऑल इस पे अब आप क्या कमेंट करेंगे? हमें फिर से कौन सी SOPs करनी चाहिए, फिर से कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए सर? आपका देखें दोबारा वही सारी बातें हैं जो कि हम बार बार कर रहे हैं 2020 के फरवरी से। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हमें, जो आपने सवाल आपने किया है, जो बेसिक चीज़ें हमें करनी हम नहीं कर पाते हैं। जो एक लफ्ज़ SOPs है उसको हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अब पांचवी वेव जो है वो हम उसका सामना करने लगे हैं। और 5वीं वेव में ओमिक्रॉन नाम की वेरिएंट जो है वो आ चुका है। गो कि ये वेरिएंट जो है इतना ख़तरनाक नहीं है जो कि अब तक जो डाटा हमारे पास आया है दुनिया का, और पाकिस्तान में भी जो अभी 20-25 दिन से जो ओमिक्रॉन है उसमें भी कोई खुदा न खास्ता सीवियर बात नहीं है। लेकिन इशू ये है जो कि हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो कंसर्न है
वो ये है कि अगर ओमिक्रॉन यहाँ पाकिस्तान में बिगड़ जाता है, उसका अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट इंडिया में बिगड़ गया था और आपने देखा था कि इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और बहुत तबाही आई थी। उसके बाद इंडोनेशिया में बड़ी तबाही आई थी डेल्टा वेरिएंट से। खुदा ना खास्ता ओमिक्रॉन दुनिया में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो म्यूटेट होकर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। दूसरा हमारा कंसर्न ये है कि अगर ये ओमिक्रॉन हमारे पास, चूंकि डेल्टा वेरिएंट पहले से मौजूद हैं, जब ओमिक्रॉन आया था तो लेस देन 1% की पॉजिटिविटी रेट्स आ रही थी, 400-500 केसेस डेली हमारे पास थे। तो वो भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है और लोग डेल्टा वेरिएंट में भी शिकार होकर अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं क्योंकि वो सीवियर वेरिएंट। जी, तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिक्स होकर कोई और नई शक्ल इख्तियार कर जाता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें SOPs पे सख्ती से अमल करना है ताकि कोई भी वेरिएंट आ जाए तो हम उसको फैलाने में अपना किरदार अदा ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। जितनी जल्दी वैक्सीनेट करेंगे उतना हमें ये जो वेरिएंट है या जो भी कोरोना वायरस है ये ज्यादा लोगों को नहीं फैलाया जा सकेगा। तो लिहाजा जी। अच्छा सर, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है इस वक्त? अभी हॉस्पिटल से देखें, अल्लाह का शुक्र है कोई इतना बर्डन नहीं है और हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन इस वक्त बहुत कम हो रही है। मतलब सच कोई हम नहीं कह सकते कि जी हॉस्पिटल में कोई हमें बर्डन है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हमारा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो रवैया है लोगों का, खासकर जो शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं। अब कराची में एक फूड फेस्टिवल होने जा रहा है कराची ईट्स के नाम से, तो आप मुझे बताइए कि ये इस तरह की एक्टिविटी करना, ये मैं समझता हूँ कि हम दावत दे रहे हैं हम किसी बड़े प्रॉब्लम्स को। दूसरी बात ये कि हम बात तो करते हैं, हम आप भी, मीडिया भी बहुत किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो आप फुटेजेस दिखाते हैं सरकार की मीटिंग्स का, सरकार की एक्टिविटी का या पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स का या दूसरे किसी चीज की भी एक्टिविटीज का, तो वहां लोग तो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाया हुआ होता है लोगों ने। तो आम आवाम ये समझती है कि हुकूमत हमें कहती है कि मास्क लगाओ और हाथ ना मिलाओ, ये खुद तो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के मैसेजेस से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक हम एक अभी से इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, इसके फैलाव की रोकथाम नहीं करेंगे, तो हमें डर है कि आगे चल के हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं होगा सिवाय इसके कि लॉकडाउन करें, लोगों को घर में बंद करें, क्योंकि इसका सिर्फ इलाज यही है कि इसके फैलाव को रोका जाए। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आपके तवज्जुह से कि जो कराची ईट है, जो फूड फेस्टिवल हो रहा है, इसे फौरी तौर पे अभी पोस्टपोन करें कुछ दिनों के लिए, जब क्योंकि ये रोजाना कराची में तो अब ये 20 से ऊपर चला गया है परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और ये वो रेट है जो कि रजिस्टर्ड है, तो इससे ज्यादा है। तो हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या हिकमत अमली अपनानी है ताकि ये ज्यादा ना फैले और हॉस्पिटल पे बर्डन ना पड़े। फिर वो लोग परेशान होंगे, अस्पताल में जगह नहीं है और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। तो ये तमाम चीजों को रोकने के लिए जरूरी इस बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई पाबंदी लगाई जाए, लोगों की लिमिटेशन किया जाए। शादी ब्याह में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1000 लोग बुलाएं, 1500 बुलाएं, किसी एक्टिविटी में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी गैदरिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, रेस्टोरेंट में कोई पूछता नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है। मास्क, जो पहले कुछ एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही थी, हमें चाहिए कि हुकूमत उस पर अमल करे। और देखिए, अवाम इंडिविजुअल तौर पे रिस्पॉन्सिबल है कि हर आदमी अपना अहम किरदार अदा करे। जब बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले, अगर 2-4 लोगों के साथ हैं, बैठे हुए हैं, खड़े में, तो मास्क के साथ हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले। इस वक्त तो हर आदमी हाथ मिला रहा है, हर आदमी गले मिल रहा है, तो इसी वजह से ये तेजी से फैल रहा है। इसके फैलाव को रोकना है। अल्लाह करे कि ये जो जिस तरह के पिछले वेव्स में प्रॉब्लम्स आई थी हमारे यहाँ, उस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और ये डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम हमें याद है कि किस तरीके से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसके डॉक्टर्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके पूरी कौम के आगे हाथ जोड़ के कहा था कि खुदारा
ख्याल करें, हुकूमत से कह रही थी, जब 7% से तकरीबन ऊपर चला गया था, उन्होंने लॉकडाउन तजवीज़ किया था। अब तो 20% से ज़्यादा जा रहा है। आप एक फेस्टिवल को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक फेस्टिवल को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर यू सजेस्ट अनदर स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन? नहीं, अभी देखिए, अभी लॉकडाउन की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर एक्टिविटी चल रही है, हमारी खुशनसीबी है, लोगों को समझना चाहिए, ताजिर बरादरी को समझना, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल ये दे रहा हूं कि ये फेस्टिवल की, मैं तो ये भी कह चुका हूं, 4 दिन से मैं कह रहा हूं कि जो PSL होने वाला है उसमें भी स्पेक्टेटर्स की लिमिटेशन करें। आप तमाम एक्टिविटीज को कम करें, कर्टेल करें, बंद नहीं करें तो कम से कम कर्टेल तो करें, क्योंकि हम इसके फैलाव को रोकना है। और उस जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर एक पाबंदी लगाएं, एक तरीक़ेकार बनाएं कि जी आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपके पास मास्क होना चाहिए, आप गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, आप वैक्सीनेटेड होंगे, तब आप इस प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं। तो अभी अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें आगे चल के लॉकडाउन नहीं करना होगा। लेकिन अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि हमारी जो मईशत है, हमारा जो रूटीन का काम है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस वक्त चल रही है, वो तमाम चलती रहे। लेकिन जब हमें कोई फोन करता है बार बार और हमें ये पता लगता है कि जी वो एक आदमी के वालिद को, एक आदमी की वालदा को हॉस्पिटल्स में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, तो हम फिर हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि जी लॉकडाउन किया जाए ताकि लोगों को घर पे बैठाया जाए, ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में ना फैले। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। हम सिर्फ अभी आपके तवज्जुह से ये कह रहे हैं कि खुदारा वो वक्त ना लाया जाए, खुदारा वो वक्त ना लाया जाए। हर आदमी अपना अहम किरदार अदा करे। अभी जो सूरत हाल बन रही है, इतनी तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप बाहर जाएं, शादी अटेंड करें, हर चीज करें, तो आप अब देखिए कि मैं तकरीबन रोजाना 7 से 8 अपने लोगों के टेलीफोन रिसीव करता हूं कि जी फलां को ये बुखार हो रहा है, फलां को गला खराब हो रहा है। अब ये बहुत तेजी से फैल रहा है। जब ये शुरू होता है, जब मुझे फोन करना शुरू किया जाता है और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी मेरे जानने वाले फोन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अलार्म है। अब आप होशियार हो जाएं, खुदा ना खास्ता ये हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ हम अगर जाएंगे, हॉस्पिटल पे जब बर्डन बढ़ेगा तो लोगों को के पास कोई चॉइस नहीं है कि एक हॉस्पिटल फिर दूसरा फिर तीसरा। जब ये मना किया जाएगा कि जी हमारे पास बिस्तर नहीं है, तो खुदारा कोशिश करें कि इसके फैलाव को रोकें, एक्टिविटी वक्ती तौर पे कम कर दें, करें एक्टिविटी लेकिन कम करें। और हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए, एक लेजिस्लेशन बननी चाहिए, उसके तहत आप कोई फाइन करें, कोई पाबंदी लगाएं, कोई जुर्माने करें, कुछ ना कुछ इस तरह के काम करें जिससे कि लोग उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्टिविटी को कट डाउन ना किया जाए, इसको कंपोज कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और ये वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं हो। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ओमिक्रॉन है इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कॉमन शख्स के अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम हो तो वो ये जज कर ले कि ये ओमिक्रॉन है। जैसे कि कोरोना वायरस को हम रिलेट करते थे कि अगर आपको फ्लू हो रहा है या आपका फीवर जो है वो बिल्कुल नहीं उतर रहा है, फीवर आपका स्टैटिक है, तो इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? देखिए अच्छी बात यह है कि इसके मेजर सिम्टम्स जो हैं कोई सीवियर नहीं है। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। अब इस वक्त सर्दी का जो फ्लू आता है, जो जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी हम कहते हैं, इस वक्त बहुत तेजी से वो भी फैल रहा है, वो भी वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसमें भी लोग इंतकाल कर जाते हैं नमूनिया होने के बाद। तो इस वक्त लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है कि कोरोना हो गया, डॉक्टर साहब कोरोना तो नहीं हो गया, बुखार हो गया, कल मुझे रात में 101 बुखार हो गया। तो इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा है, कुछ लोगों को जिस्म में दर्द होता है, गले की खराश होती है, नजला जुकाम होता है, सर में दर्द होता है, लेकिन वो सीवियर नहीं होता है। इस ओमिक्रॉन के अंदर एक बात यह है कि आपको बहुत हल्की फुल्की शायद खांसी हो, जिस तरह पहले वाली वेरिएंट में खांसी बहुत होती थी, इसी तरह से इसमें सांस की कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आई कि जी सांस नहीं आ रहा है, ओमिक्रॉन में नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात ये बताता चलूं, मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को सांस की तकलीफ हो रही है तो वो ये समझे कि कोरोना नहीं है। हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट ना हो आपके अंदर। अगर डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है डेल्टा वेरिएंट, तो खुदारा अगर किसी को
थोड़ा सा भी नज़ला, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो, और अगर डेवलप हो जाता है तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, पानी का इस्तेमाल। सर्दी में पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन पानी को एज ए मेडिसिन समझ के पानी खूब इस्तेमाल करें, लिक्विड इस्तेमाल करें, जूसेस हैं, सूप है, मिल्क है, अंडा का इस्तेमाल करें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वायरस जो है सबसे बढ़ के जो है वो अपना इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, उससे बढ़ के अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। क्योंकि SOPs अब कोई नई नहीं है, वही पुरानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, हमारे साथ आप मौजूद थे। और जैसे कि हमने कहा कि आप दूध, अंडे, फल सब इस्तेमाल करें, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। तो कराची में जो इन्फेक्शन रेट है वो 20% से ज़्यादा हो चुका है। अब जो हमारे लोग हैं आवाम, वो कोरोना SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं? सवा आप गई थी कल, बिल्कुल तो मैं क्या देखा आपने? जो मैंने देखा पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कोरोना अब दोबारा से सर उठा रहा है, तो आप क्या कहेंगी? मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ आपने? पहनती हूँ। अभी क्यों नहीं पहना हुआ? बोलिए। मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ? मैं गिर गया अभी। SOPs का ख्याल कितना रखा जा रहा है? जितना बोले कि मास्क का पहनो। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? अभी पहनते हैं लेकिन अभी नहीं पहना। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप लोग SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा? लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं आप लोग? 5वीं लहर जो है ना, इंशाल्लाह आने नहीं देंगे हम लोग। मास्क नहीं लगाए हुए आप? मास्क है हमारे पास। तो कब लगाएंगे? कस्टमर आते हैं मास्क लगा लेते हैं। जब कस्टमर आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। भाई मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? कहाँ रखा हुआ है? मास्क रखा हुआ है, सफाई नहीं हुई अभी। जी 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 जी, मास्क ढूंढ रहे हैं वो, है ना। ओमिक्रॉन आ गया। ठीक है, हम तो शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आपने क्यों नहीं लगाया हुआ मास्क? घर पे पड़ा है मास्क घर पे पड़ा हुआ है? नहीं तो कोरोना कहाँ है भाई? मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क जी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मास्क। अच्छा, तो फिर जब लॉकडाउन लगेगा तो कोई शिकायत तो नहीं होगी? तो लगा ले भले लगा लो। मास्क नहीं लगाया? सर मास्क लगा के क्या करेंगे? अच्छा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फाइन लग जाए लॉकडाउन। कल का लगता है आज लग जाए। लॉकडाउन लग जाए लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे, SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे। काहे का SOPs, काहे का लॉकडाउन और काहे का मास्क? तो पता है ना कि ओमिक्रॉन बहुत एक्टिव है। बिल्कुल पता है, और मार्केट में SOPs पे इस पे अमल भी हो रहा है माशाल्लाह से। क्या SOPs पे अमल हो रहा है? आधे से ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं हम तो नहीं करते। नहीं करते, जो नहीं करते उनको प्रॉब्लम होगी, जो करते हैं तो बचे। आप भी तो नहीं करते। मैं कर रहा हूँ, आपको बता के थोड़ी करूँगा मैं। दुनिया में तकरीबन कितने ममालिक ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इस मास्क लगाने पे। ये जो मास्क लगाया जाता है इसमें ही 10,000 किस्म के तो जरासीम आपके पहले ही वो पल्ले होते हैं। Totally I don't like, because everybody have to wear the mask और 5 feet डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ केयर नहीं करा। ओके, नोबडी केयर। मास्क वगैरह वेयर नहीं किया हुआ आपने? मास्क मेरे जेब में रखा, अभी यूज नहीं किया। ये रखा। जेब में क्यों रखा हुआ है? ये बात भी सही है, पहले मैं लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ ना कभी। ये इसको लगा के रखा करें। मास्क नहीं लगाया? मास्क कभी लगाऊंगा मैं। कब लगाएंगे? लगाऊंगा मैं। नहीं, मास्क आपने अंदर रखा हुआ है, बस लेके रखा हुआ है। मैं लगा रहा हूँ अभी। तो जब लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई इशू तो नहीं होगा? बहुत इशू होगा। फिर मास्क लगा लें। ये मास्क सबने रखा हुआ है लेकिन लगाया हुआ नहीं है। कब लगाते हैं आप? कब आते हैं आपके यहाँ कोरोना? कोरोना 5 बजे के बाद ही आता है, लॉकडाउन में 5 बजे के बाद ही लगता है। जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। जिसकी जैसी मौत लिखी है वो तो आनी है ना लाजमी। अच्छा, ये हमने इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड रखा सेगमेंट, कि अगर हम इसको लिमिटेड ना रखते और ये पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता था इस हमारे लोग और उनकी मंतक, इस प्रोग्राम का नाम हम रखते। और मंतक जो है वो इतनी सुनहरी होती कि वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाती। इतनी साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं सुनी होगी ना पहले अपने लाइफ में कभी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो नया दिन में यहाँ वक्त हुआ, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आज़ादी की कीमत वही शख्स बेहतर जानता है जो कैद की सोबतें बर्दाश्त करता है, और एक ऐसी ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जो जेल के अंदर लोग गुजारते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में पहली मरतबा फैसलाबाद सेंट्रल जेल में फैमिली होम्स, फैमिली स्वीट्स कायम कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये फैमिली होम्स क्या हैं और क्यों कायम किए गए हैं, ये यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में जानते हैं और फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे।
किसी का बेटा बाप को मिलने को तरसे तो किसी की बीवी अपने शोहर को देखने की मुंतजिर। पिंजरे नुमा जेल में कैदियों की अपने प्यारों से अधूरी मुलाकात। मगर फैसलाबाद सेंट्रल जेल में असीरान की अहले खाना से ये मुलाकात अधूरी नहीं बल्कि पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर बनने वाले फैमिली होम्स में उम्र कैद के मुजरिम शफीक का बेटा बाप के गले लगते ही चैन की नींद सो गया। शोहर को सामने पाकर बीवी भी खुश है। जंगले में मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन अब हुकूमत ने ये इक़दाम शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छे किए हैं। इससे हम अपने घर वालों के साथ रह भी सकते हैं, बच्चे भी साथ आ जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कमरा भी दिया है, बेड भी दिए हैं, साथ साथ इन्होंने किचन भी बनवाई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बनाए गए फैमिली होम्स में कैदी 3 दिन तक अपने बीवी बच्चों के साथ दिन रात गुजारेंगे। इनकी सज़ा 5 साल या उससे ज़्यादा होगी। उनको ये हक दिया गया है कि वो अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ जिनकी उम्र 6 साल से कम हो, वो 3 दिन के लिए रह सकते हैं और 1 साल में इस सहूलत से 3 दफ़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी इस जेल ही की हद तक 1400 से ज़ायद असीरान इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। जेल इंतजामिया फैमिली होम्स में रहने वाले खानदान को खाना पीना भी मुफ्त फराहम करेगी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, सामा, फैसलाबाद। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फॉर दोस्त जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र करती हैं। अब वो ये इस तरह से पॉसिबल हो पाएगा कि फैमिलीज़ है फैसल वो एटलीस्ट अपने लोगों से मिल सकेंगी। और ख़ास तौर से इसमें ये वो स्पेसिफिक लोग शामिल होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनकी ऐसी फैमिलीज़ हैं या फिर जिनके जो सज़ाएं हैं वो 5 साल से ज़्यादा हैं या 6 साल से ज़्यादा हैं। तो फिर उनको साल में 2 दफ़ा ये सहूलत मैसर होगी कि वो अपनी फैमिली से जो है 3 दफ़ा ये सहूलत मैसर होगी कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। एंड आई थिंक इससे जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी का फादर है जेल में या किसी की मदर है जेल में या कोई भी किसी का फैमिली मेम्बर जेल में, तो वो उनसे मिल सकते हैं और एटलीस्ट वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वहाँ की। एब्सोल्युटली। अच्छा, और होता क्या है कि जाहिर सी बात है जेल की अंदर की जो ज़िंदगी है उसकी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं एक कैदी पे, वो एक अलग मामला है। फिर जिस मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा, अब कौन सा कैदी किस हाल में कैद हुआ है, एक तो ये भी बड़े मामलात होते हैं ना हमारे यहाँ। कोई ठीक कैद हुआ है या कोई ठीक कैद नहीं हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट असगर अली साहब। असगर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से बात करने के लिए। बड़ा अच्छा ये इक़दाम है। क्या आप लोगों के जहन में आया इस इक़दाम को उठाने के लिए? सबसे पहले तो ये बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ऐसा है कि हमारा जो प्रिजन डिपार्टमेंट है इसकी हमेशा से जो कोशिश रही है वो ये रही कि हम लोग असीरान की जेल कैद के दौरान उनकी कैद को गुजारने के साथ साथ हम उनकी इस्लाह करें। तो ये हमारा एक बहुत कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है और जिसमें बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं किसी असीर की इस्लाह के लिए। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि सन 2010 में हमने एक गुजरात जेल में एक स्टडी करवाई थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, जिसमें हमने अपने जो असीर भाई थे उनकी हमने डिप्रेशन लेवल चेक किया। तो ये बात सामने आई कि जिन असीरान की मुलाकात हो रही है, जिनके रिलेटिव्स उनको मिलने के लिए आते हैं, उनमें डिप्रेशन लेवल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रिजनर के जिनकी मुलाकात नहीं आती। तो उस बात को लेके हमारे डिपार्टमेंट ने पीसीओ की फैसिलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे उनके डिप्रेशन लेवल में नुमाया तौर पे कमी आई। तो जहाँ तक ये फैमिली रूम्स हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि 2008 में हमारा ये लॉ बन गया था कि असीरान जिनकी लंबी कैद है तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए या उनके हकूक़ की बहाली के लिए ये फैमिली रूम तामीर किए जाएँ। तो ये हमारे फैमिली रूम 2012 में मुकम्मल हो गए थे और इस पर 109 मिलियन रुपीस की लागत आई है। तो उसके बाद 2012 से लेकर अब तक ये सम हाउ वी कुड नॉट मेक देम ऑपरेशनल और ये अल्तवा का शिकार रहा हमारा सारे का सारा जो सिलसिला था। तो अभी जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और जब इस इतने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें जो हमारी फैमिली लाइफ है, जो हमारा पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक है, वो टोटल डिसइंटीग्रेट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि हमारा जो प्रिजनर है
वो जेल में कैद है तो उसका टोटल अब दुनिया से राब्ता नहीं है। तो जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमने प्रिजनर को रिफॉर्म करके वापस मुआशरे में बतौर मुफीद शहरी भेजना है, तो जब तक हम उसकी ओनरशिप नहीं करेंगे, जब तक हम उसका लिंक बहाल नहीं करेंगे उसकी फैमिली के साथ, उसके जो डियर एंड नियर वंस हैं, तो ये हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो जो जेल में हम उनको हुनर सिखाते हैं, जो हम टैप्टा क्लासेस करते हैं, जो हम उनको स्किल्स देते हैं, वो सब के सब बेकार हो जाते हैं जब वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो इस दिस वे नाउ ये जो हमारे फैमिली रूम्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं और इनको हमने सहूलत दी है कि वो अपनी फैमिली के साथ 3 दिन, यानी उसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा है वो उनके साथ अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। उससे यकीनन उनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी और उनमें जो डिप्रेशन लेवल है वो कम होगा। वो अपने आप को इस मुआशरे का हिस्सा समझेंगे। दे विल नेवर कंसिडर कि हमने उनको धत्कार दिया या हमने उनको छोड़ दिया। तो जब ये एक बॉन्डिंग डेवलप होगी बिटवीन सोसाइटी, देयर फैमिली एंड द प्रिजनर एंड द ट्रेड दे हैव लर्न फ्रॉम द प्रिजन, वो उनको तभी बेनिफिशियल होगा जब वो डिप्रेशन में नहीं होंगे एंड दे कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सही। अच्छा सर, जिस तरीके से हमारे जेलों का उमूमन माहौल होता है, या जिस तरह से आपने भी बताया कि क्योंकि इन लोगों को मुआशरे में वापस एक अच्छा शहरी बना के भेजना होता है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसके बायस ये वापस जाके उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। तो जिस तरह अभी अरेंजमेंट किया गया है इनकी फैमिलीज़ के लिए कि ये मुलाकात कर सकेंगे और इनकी फैमिलीज़ भी इनसे मिल सकेंगी, तो इसके अलावा मज़ीद क्या और इनकी काउंसलिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? और जब ये खबर सामने आई और जब ये सारे इंतजाम किए गए, तो जो जेल में रहने वाले कैदी थे उनके क्या रिएक्शंस थे सर? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो प्रिजन का चैप्टर रहा वो हमेशा से बिहाइंड द वॉल्स रहा और हमेशा से क्लोज चैप्टर रहा। उसकी वजह ये थी कि सम हाउ हमारे कुछ मिथ्स थे जेल के साथ एसोसिएटेड, कुछ हमारे टैबूज थे, जिसकी वजह से जो काम हम जेल में कर रहे हैं वो कभी भी पब्लिक में पता नहीं चल सका। अब आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि हमारे प्रिजन में पंजाब में 2015 से टैफ्टा की जो फ़नी क्लासेस हैं, फ़नी तरबियत की क्लासेस हैं, वो चल रही हैं। और इसमें एस्टॉनिशिंगली मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ होगा कि ना सिर्फ ये कि हमारे बंदे जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने हुनर सीखा, जिसमें हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटरसाइकिल मैकेनिक, उसके बाद ट्रैक्टर के इंजन का जो मैकेनिक होता है वो, उसके बाद स्टिचिंग कोर्सेज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। जो ख़वातीन प्रिजनर हैं उनके लिए हमारे जो एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज हैं, स्टिचिंग के कोर्सेज हैं, वो चल रहे हैं। और मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ, और बल्कि मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि अभी चंद दिन पहले हमारा एक प्रिजनर यहाँ से रिहा होकर गया था, जहांगीर नामी प्रिजनर जी। तो उसके पास वसाइल नहीं थे, तो जब उसको हमने यहाँ से हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद है उनके ताउन से हमने उनको पूरी एक वर्कशॉप बना के दी है, जिसमें अब 6 प्रिजनर जो रिहा हो चुके हैं, यानी जहांगीर वाज द मेन पर्सन जो उन सब का बतौर उस्ताद काम कर रहा है, और 5 बंदे दूसरे जो रिहा हुए हैं उनको हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से एक वर्कशॉप बना के दी है। बहुत ज़बरदस्त। और ये ना सिर्फ इनकी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है, बल्कि ये वाला है कि जब फैमिली अब इनके साथ आगे ठहर सकती हैं, इससे इनके मेंटल जो डिप्रेशन है वो कितना क्योर हो गया, बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब चलते हैं ज़रा हम कराची के साहिल, आपको वर्चुअली लेके चलते हैं। जैसे साबिक कप्तान वसीम अकरम भी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने साहिल की सफाई की दरख्वास्त कर दी है। उन्होंने कहा कि आप मुल्क के किसी भी सूबे से आते हैं, आएँ, एंजॉय करें, लेकिन साहिल को अपना ही समझें। बिल्कुल, साहिल को अपना ही समझें और हमारा ही तो साहिल है। मजीद उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों का गन प्लास्टिक बैग्स में ले जाकर बाहर फेंके। आपको समझाते हुए शर्मिंदगी होती है जैसे 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पंजाब से आए देखने, ज़रूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझें और अपना जो आपका गंद है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। इट्स अ ह्यूज डील। 100 बंदा है जो काम 1 हफ्ते का काम करेगा पूरा, रेगुलर काम करते हैं। आई चेक, मैं आता हूँ, रोज़ चेक करता हूँ। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही यही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीट हो, पर मैं भी महा टीट हाँ। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। और हम ये मामला उठाते रहेंगे क्योंकि हम भी बहुत ढीठ हैं सफाई के मामले में। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सानिया मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत कर रहे हैं। अदालत ने सानिया मरी पर NDMA हुक्काम को 11 बजे तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। सानिया मरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम को आज दिन 11 बजे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की है। आज चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पहली समाअत की शहरी की जानिब से सानिया की तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन के लिए दायर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया था कि सानिया के रोज़ वो भी मरी जा रहे थे, लेकिन टोल प्लाजे पर किसी ने भी ना उन्हें रोका ना किसी खदशे से आगाह किया, जो कि साफ जाहिर करता है ये कि ये इंतजामी गफलत का नतीजा ही था। सानिया इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्हें अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और पूछा कि क्या कभी NDMA की कोई मीटिंग हुई, क्या इस बारे में कोई प्लान तैयार किया गया था ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो हदायत लेकर ही अदालत को आगाह कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया कि NDMA के हुकाम आज दिन 11 बजे ही अदालत के सामने पेश हों और सारे मामले पर अपना मौक़िफ़ दें। सुहेल, शुक्रिया आपका। चलिए अब जरा शो में लगाते सियासी तड़का। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कमर कस ली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में बड़ी बड़ी बातें तय हो गई हैं। बिल्कुल, PDM के आइंदा इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च नागुज़ीर करार दे दिया, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ तमाम तरीके इख्तियार करना होंगे। तो इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए जरा। मतवाले कायद को KP बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी का ख्याल आ गया। मुबारकबाद देने शहबाज शरीफ PDM सरबराह के पास पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ मुहिम तेज करने पर भी गौर। बैठक के बाद अपोजिशन लीडर ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने वाला है। ये भी बता दिया कि 25 जनवरी के PDM सरबराही इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। मैंने 74 साल में PTI से ज्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले, अवाम को अपने हकूक की जंग अब खुद लड़ना होगी। PDM इनकी आवाज बनेगी। हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं, बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद उनको अजीज है। तो ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। PDM सरबराह ने KP बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में फौज तलब करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। बोले, इदारों की इज्जत आईनी हदूद के तहत काम करने में ही है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तो आपने देखा है कि अपोजिशन किस तरीके से मुतारिक है और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अभी आपको पता है कि कौमी असम्बली में जियाले कायद बिलावल भुट्टो ने टिका कर हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। उन्होंने कहा कि हर सदी का एक बहरान होता है और हमारे बहरान का नाम इमरान खान है। वो खुद अमीर हो गए लेकिन आवाम को कंगाल कर दिया। उन्होंने बात इमरान खान के लिए वैसे बोली। IMF से डील पाकिस्तान की माशी और दिफाई खुदमुख्तारी का सौदा उन्होंने करार दे दिया। बिल्कुल, बिलावल ने मजीद कहा कि बस बहुत हो गया है। अवाम 27 फरवरी को हुकूमत से जवाब लेने इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही। PTI-MF डील पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल है। आपने अकेले ऐसे फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का जेब पे डाका था, पेट पे डाका था। ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया। सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। कितना झूठ बेचेंगे ये। महंगाई है, तारीखी महंगाई है। स्टेट बैंक गुलामी बिल, ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मुईशत का खुद मुख्तारी पे। हमारा पूरा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट होगा जो अब IMF भी देखेगा। हम अपने जो डिफेंस बजट है, डिफेंस स्पेंडिंग है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे
के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हम हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। और ऐसे में काफ लीग की भी सुन ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मिनी बजट से पहले वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनिस सलाही से हुई मुलाकात मुल्की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों और हुकूमत के माबैन मजबूत ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब दूसरा इत्तेहाद कौमी असम्बली में नाराजगी का इजहार कहा है। MKM के रुकन असम्बली इकबाल मोहम्मद अली कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, हम आपके इत्तेहादी हैं, सिर्फ वोट देने के लिए नहीं हैं, हमसे तजावीज़ भी ली जाएं। आवाम के दुखों का हल मिनी बजट पर हमारी तरामीम में है। हमें बताया जाए कीमतें बढ़ाकर आवाम में कैसे जाएंगे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है MKM की जानिब से। और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एक साइड पर है और ऑब्वियसली हुकूमत के जो कुछ अपने अरकान हैं उन्होंने भी इस पर जो है वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लगता ये है कि जितनी तकलीफ या जितनी परेशानी अपोजिशन गवर्नमेंट को नहीं देती, उतना डिस्टर्ब जो है अपने एलाइज करते हैं। अब हुकूमत जो है पहले एक एलाई को मनाने जाती है, अब उनको राम करती है तो दूसरे वाले नाराज हो जाते हैं। हुकूमत के लिए आपको कभी कभी फील करना होता है कि वो अपोजिशन से टक्कर ले या फिर अपने एलाइज को मनाती रहे। खैर, सियासी मंजरनामे पे उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। अब ज़रा हम आपको एक फिल्म की कहानी सुनाते हैं। बचपन में दो भाई बिछड़ गए और सालों बाद वो एक दूसरे को देखकर आपस में रोते हुए गले मिल गए। ये फिल्मों में तो हमने अक्सर देखा है ना, कोई मेले में खो गया, कोई कहीं खो गया, लेकिन ये हकीकत ने भी इसका रूप धार लिया है। कैसे? ये करतारपुर राहदारी है, ये अपनों को मिलाने लगी है। पाकिस्तानी शहरी अपने भाई से मिलने करतारपुर पहुंच गया। बिल्कुल। और 80 साल सिद्दीक क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने भाई से बिछड़ गए थे। बिछड़े भाइयों के मिलने के जज्बाती मनाजिर से हर आंख अश्कबार हो गई। मैं जा नहीं सकता रोटी पड़ा दे तो अगल वकड़ी पाके अकलो जनाल ब्यास की तो ये दो भाई ये आपस में मिले और इतने सालों, इतने अरसे बाद अब कौन कहाँ बिछड़ा, कैसे बिछड़ा, कौन यहाँ रहता है और कौन भारत में रहता है, इस सब पे हम बात करेंगे। बाबा सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, नया दिन को आप वक्त दे रहे हैं। मुझे बताएं, 74 बरस बाद अपने भाई से आपकी मुलाकात हुई है, तुझे कैसा फील कर रहे हो? बड़ी खुशी हुई है जी, बड़ी खुशी वाली गल हुई है। जिसले फिर वो जान लगा फिर परेशानी बन गई सानू। वो उधर साढ़े वाल देखी जाए, असी देखी जाए, मुड़ के फिर परेशानी बन गई। अच्छा सिद्दीक साहब, असी ये भी दसो कि मुलाकात जी मुलाकात हुई है, किसने मुलाकात कराई है, पूरी कहानी सानू दसो। इन्हें तो सलाख लंबड़ ने कराई है, इन्होंने कोशिश की है, फिर साड़ी मुलाकात कराई है इन्होंने इंटरव्यू से। साल हो गया, फिर इन्होंने क्या पासपोर्ट बना तेन जल्दी ही भेजांगे। वो फिर कोरोना आ गई, जिसले कोरोना आई फिर चुप कर गए। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप अपने भाई से जुदा हुए थे तो आपकी उम्र कितनी थी और हिजरत के वक्त जुदा कैसे हुए, कुछ याद है आपको? मां नानकिया ने लै गई सी जी, कुछड़ सीगा ਉਹਦੇ, वो लै गई नानकिया ने, मिलने चली गई, सानू पिछों हला पै गया, ਅਸੀਂ इधर ਨੂੰ उजड़ के आ गए। फिर वो उत्थे मर गया, वो सिखा ने मारता। अच्छा सिद्दीक साहब, तुसी ये दसो तुहाडे वालदैन माँ प्यो ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, पाकिस्तान या भारत वालों, और तुहाडे किन्ने बहन भाई? 2 सालां ਦਾ ਸੀਗਾ, 2 सालां ਦਾ, 1.5 साल ਦਾ, मैं 10-12 ਦਾ। 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। मेरे तो छोटी मेरी भैन थी, वो फौत हो गई। अच्छा बाबा जी, ये भी दसो तुहाडे जो भरावा भाई हैं वो वेकड़ में सिख लग रहे हैं, तुहाडे आबा अजदाद का ताल्लुक सिख बरादरी नाल ही सी? सिखा ने घट हुए, सारे सिखा ने ही, साढ़े 5-7 घर थे मुसलमानों ने। तो बाबा सिद्दीक, आपका
बहुत शुक्रिया। अच्छा आखिर में सानू ए भी दस दो दिल थोड़ा दोबारा करदा है भरावां नाल मिलने का? बहुत करता। इमरान खा के अपील है, मेहरबानी करते हुए जो वीजा दे इधर आ जाए थे, सारा खानदान और इतने है सारा। बहुत बहुत याद आती है जी, बहुत। हूँ तो परेशानी बहुत बन गई है जितन का देख लिया, अगे तो कोई पता नहीं। हूँ तो रात दिन वो ख्याल रहा भी वो आ जाए, की पता जिंदगी का मरना, उन्हें मरना या असीं मर जाना पहलों, एक बारी फिर मेल हो जान साडे। बाबा सिद्दीक बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक हकीकी ज़िंदगी पे मबनी ये कहानी बन चुकी है कि जहाँ पे दो भाई बिछड़े। हाँ। अब ये जो सिद्दीक बाबा हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान साइड पे फैसलाबाद से भी बहुत आगे जाके किसी गांव में मुकीम है, उनका ये कहना है कि इमरान खान से अपील उन्होंने दोबारा की है कि मिलवाया जाए उनको। और जाहिर सी बात है जब इतने अरसे बाद, वैसे सब ये जो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन की कहानियां आपने भी कितनी सुनी होंगी, बचपन से हम सुनते आ रहे थे, एक आग और खून का दरिया पार करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोग आए, और ऐसी कहानी हम अपने सामने जीती जाती देख रहे हैं। इट्स कमेंडेबल। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अमेजिंग। और मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त ये स्टोरी थी। जब मैं ये देख रही थी जिस तरीके से वो बता रहे थे तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि हम तो इस तरह से फिल्म्स में देखते थे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हकीकत में भी होता है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो आगे बढ़ते हैं और आपको बताया कि नाजिम जोखियो कत्ल के मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी दरखास्त ज़मानत अदालत ने मनसूख कर दी है। फैसला सुनते ही मुल्जिमान अहाता अदालत से फरार हो गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान बताइए। देखिए, जो मरकजी मुल्जिम है अवैस जोखियो और उनके कुछ साथी गिरफ्तार भी हैं, मगर कुछ जो नामजद मुल्जिमान हैं, जो शरीक मुल्जिमान हैं, उन्होंने जमानत हासिल कर रखी थी। अबूरी जमानत की तौसीक के लिए उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज मुल्जिमान की मौजूदगी में अदालत ने फैसला सुनाया। जो मुल्जिमान हैं सलीम सालार, मोहम्मद सुमार, मोहम्मद इसहाक दोदो खान और मोहम्मद खान जोखियो, इन तमाम मुल्जिमान की जो अबूरी जमानत की तौसीक की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी और जो अबूरी जमानत थी वो भी मंसूख कर दी। फैसला सुनते ही एक सख्त सिक्योरिटी होती है अदालतों में आमतौर पर, और ये मलिक कोर्ट है जहाँ पर हर फ्लोर पर पुलिस मौजूद होती है और मरकजी दरवाजे पर भी, मगर बहुत ही आसानी से मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं फैसला सुनते ही। और जो पुलिस थी उसकी यानी से कोई फुर्ती भी नजर नहीं आई और गिरफ्तार करने की जो कोशिश थी जो हल्की फुल्की, वो भी नाकाम नजर आई और बहुत आसानी से ये 5 मुल्जिमान मलिक कोर्ट से फरार होने में कामयाब हुए हैं। इरफान बहुत शुक्रिया आपका। तो सिर्फ एक रंग नहीं, कलरफुल सब्जियां उगाओ, ज़्यादा मुनाफा भी कमाओ। मुल्तान की ज़री यूनिवर्सिटी ने हाइड्रोपोनिक सिस्टम से सब, सुर्ख, ब्राउन और पीले समेत मुख्तलिफ रंगों वाली शिमला मिर्च मुतारिफ करा दी है। और फैसल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रैवलिंग में और इस तरह की तमाम चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, तो आप ऐड ऑन करें इस बारे में और भी बताएं हमें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरा, इसको जो कंट्रोल शेड में नारियल के छिलकों से तैयार ज़मीन पर टमाटर और चेरी टमाटर की फसल भी तैयार कर लिए, तो कैसा लग रहा है? कलरफुल सब्जियां देखने तक मुझे बहुत शौक है, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे उसके आगे इनको खाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। बट द थिंग इज हाइड्रोपोनिक सिस्टम से पानी की बचत भी होगी, कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सिस्टम से पैदावार भी कई गुना ज़्यादा है, जिससे किसानों को बेहद फ़ायदा होगा। शहरी भी साल भर ताज़ा सेहतबख्श सब्जियां बाआसानी खा सकेंगे। तो इस पे हम बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़र फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाइड्रोपोनिक यूनिट के जो है वो MNS हैं। हम इनसे बात करते हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे देखने वालों को ये बताएं, हम ये कलरफुल सब्जियों पे तो बात करेंगे ही, लेकिन ये हाइड्रोपोनिक जो निज़ाम है ये क्या है, किस तरह से काम करता है, बाकी दुनिया में किस तरह चल रहा है और हमारे यहाँ अभी तक ये कितना ज़्यादा आम इस्तेमाल में है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, हमारी इस कोशिशों को नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। ये साउथ पंजाब में पर्टिकुलरली पहला बग़ैर ज़मीन काश्तकारी का यूनिट है और इसमें हम हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन मतलब बग़ैर ज़मीन के काश्तकारी के डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा वायबल है और कौन सा कमर्शलाइज्ड हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक।
और इस सिस्टम को हम कैसे सस्ता तरीन बनाकर फार्मर को या इंडस्ट्री को और इवन किचन गार्डनिंग में, जैसे लोगों के घर हैं, छतें हैं, उनके ऊपर ये सिस्टम चलता रहे और लोग जो हैं जो क्वालिटी की जो सब्जियात हैं वो कंज्यूम करते रहें। तो इसके अंदर जो है पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसमें एयर एनरिच्ड की जाती है, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ के लिए हवा ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो हवा के साथ साथ जो है हम उस पानी के अंदर उसकी ग्रोथ के मुताबिक एक ख़ास न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, ताकि छोटा पौधा है तो उसके मुताबिक खुराक दी जाती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी तनाजुर में उसकी खुराक की कंसंट्रेशन भी बढ़ाई जाती है और उसके मुताबिक जो जो डिमांड होता है, जितना डिमांड होता है वो बाकायदा प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपना नाश्ता, दोपहर का लंच और डिनर करते हैं और बड़ा फोकस होकर करते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, और इस तनाजुर में हाइड्रोपोनिक में यही सारे ख्यालात को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि पौधा कंफर्टेबली अच्छा ग्रो करे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे। सही। अच्छा सर, ये जो आप सिस्टम बता रहे हैं ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसके और बेनिफिट्स बताएं, थोड़ा सा और एलिब्रेट करें सिस्टम के बारे में सर। जी, सबसे बड़ी जो बात अगर हम करें तो हमारा ये सिस्टम मुल्तान के अंदर मौजूद है। साउथ पंजाब और अपर सिंध को भी ले लें, हमारा फोकस है कि इसको हम किस तरह रीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं और पूरा साल इसे प्रोड्यूस ले सकते हैं, पर्टिकुलरली सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है ना हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो टमाटो हो, चाहे कोई चीज़ हो, लाइक कलर कैप्सिकम, जिस तरह आप रंग बिरंगी मिर्चों की बात कर रहे हैं, ये आजकल ईरान से आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो एक ही रीजन है जो इन सर्दियों में हमें फीड कर सकता है, वो साउथ पंजाब रीजन है। और इस तनाजुर में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फसल जो है अगस्त में लगाई जाए और अगले साल मई जून तक ये फसल 8 से 9 महीने मुसलसल चलती रहे और सस्टेनेबल सप्लाई जो है वो मार्केट को और कंज्यूमर को प्रोवाइड होती रहे। अच्छा सर, मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत सैलड का शौक है मुझे, तो एक बार सिर्फ मेरा इत्तेफाक हुआ कि जब मैं एक अच्छे से मार्ट में गया तो वहाँ पे मुझे पीली रंग की शिमला मिर्च भी मिली, लाल रंग की, वो देखने में भी बड़ी अच्छी थी। फिर मैंने वो ख़रीद ली। फिर जब ख़रीद ली और मेरे उसका प्राइस टैग लगा तो मैंने कहा उस्ताद अब तो ख़रीद ली तो वापस हो नहीं सकता ये। तो कहने का मकसद है इट वॉज़ एक्सपेंसिव। मुझे बताएं कि कितनी एक्सपेंसिव बाहर से पड़ती है इस तरह की सब्ज़ियाँ, और अगर हम इसको पाकिस्तान में उगाना शुरू कर दें तो वो हमें जो है कितने में पड़ेगी? तकरीबन 1 किलोग्राम जो हमारी कलर कैप्सिकम है उसको तैयार करने में हमें तकरीबन 100 से 120 रुपये ख़र्चा आ रहा है इस करंट सिनेरियो के अंदर। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, ये हम ख़र्चा रिडक्शन की तरफ ला रहे हैं। नंबर 1 ये कि हमने क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, किस वक्त खिलाना है और कैसे खिलाना है। इस तनाजुर में हम ख़ास कर हमारी जो अवेलेबल फर्टिलाइज़र्स हैं उनसे हमने बड़ी सस्ती न्यूट्रिएंट रेसिपी काम की है। असल तो खुराक की है, वो हमने सस्ती तैयार कर ली है। तकरीबन हमारा 4था साल है इसमें हमारा ये कामयाबी की तरफ है। और दूसरा जो है, इस तनाजुर में हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि चेरी टोमेटो या दूसरा टोमेटो है किस तरह हम सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम है, ग्रीन हाउस है, मतलब टोटली कवर्ड है, कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता, मतलब कोई स्प्रे नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये लॉन्ग टर्म, जितनी लॉन्ग टर्म फसल चलेगी, जितना बेहतर माहौल होगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी और आपकी पर किलोग्राम जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात बिल्कुल ठीक कही, ये हमसे पेपर इस वक्त जो है तकरीबन 400 450 के लगभग परचेज़ हो रही है, लेकिन मार्ट में आपको 12 साढ़े 1200 रुपये मिल रही है। मैं लास्ट 2 वीक पहले कराची गया हुआ था और मैंने जाकर सारी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। लेकिन अब इसमें इंडस्ट्री आ रही है, तो जितना लोकली
कंपटीशन डेवलप होगा, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, उसी तनाजुर में इसके जो प्राइस है वो नीचे आते जाएगी। अभी तो ये स्पेशलिटी वेजिटेबल्स कंसिडर होती है ना, तो स्पेशलिटी वेजिटेबल्स होने के नाते ये हाई एंड मार्केट्स को ही टारगेट किया जाता है। तो जैसे जैसे लोगों का टेस्ट डेवलप होता जाएगा, डिमांड का पुल डेवलप होता जाएगा, इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी और प्राइस जो है ओवरऑल रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये इंट्रोड्यूस होती जाएगी, जो प्राइस है जिसके बारे में फैसल कह रहे हैं कि मार्ट में बड़ी महंगी मिल रही थी, वो प्राइसेस जो है वो कम आ जाएंगे। तो सर ज़रूरत इस बात की है कि इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, इससे हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा और डेफिनेटली इससे काफ़ी बचत भी मुमकिन है। सर जी जी, इसी पर ही काम हो रहा है कि हमारा इस वक्त 65% लोकल जो है अर्बनाइज्ड हो चुके हैं और हमारे जो है एरिया जो ज़मीनें हैं वो कम हुई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की बात करें तो 50 से 60% जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिक्लेयर हो चुका है कि यूटिलाइज़ करने के काबिल, इन्हें पौधों को देने के काबिल। तीसरी बात यह है कि हमारा कंट्री ओवरऑल वाटर स्केर्स कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। तो इस तनाजुर में चूंकि ये 70 से 90% एफिशिएंट है पानी इस्तेमाल करने में कंपेयर टू सॉयल बेस्ड सिस्टम, नंबर 2 40% खादों की बचत है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसमें हर कतरा और हर कतरे में मौजूद जो खुराक है आप उसको बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं और एक बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दे रहे होते। जितना पौधा बेसिकली पौधा बाथ ले रहा होता है, उसकी जड़ें जो है ना नहा रही होती हैं और बाकी जो है वापस सिस्टम में जा रहा होता है। वहाँ पर हमारी टोटल चेक हो रहा होता है, हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही होती है, उसके बाद अगेन एडजस्टमेंट करके फीड हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है। पौधे को ना हम ज़्यादा दे रहे हैं ना हम कम दे रहे हैं। तो ये जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है यही है आइदर फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी है। तो जब ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा 3 गुना तक ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे लोकल सिस्टम में आ जाएगी, तो क्यों ना फार्मर इसको अडॉप्ट करेंगे, क्यों ना इंडस्ट्री अडॉप्ट करेगी और इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट वैल्यू और पर्टिकुलरली जिस तरह ये अब फ्यूचर सीपैक सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, इंटरनेशनल कारपोरेट सेक्टर्स यहाँ पर जब आकर बैठेगा और ट्रेसेबिलिटी की बात होगी कि यार मेरी प्लेट में जो चीज़ आ रही है वो कहाँ से होती हुई मेरे पास आ रही है, क्या फाइटोसैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट हो रही हैं, क्या ये खाने के काबिल है, क्या इसमें कुछ ऐसा रेजिड्यूल इफेक्ट तो नहीं है, इम्पैक्ट तो नहीं है केमिकल्स के जो उल्टा मेरी हेल्थ को अफेक्ट करे। जब आप सिंपल स्कैन करके आपके सामने आ जाएगा कि ये फलाने ग्रीन हाउस से मेरे पास चीज़ पहुंची है एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट टू यूज़ इट, तो फिर इसकी पॉपुलैरिटी भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हमारे मुआशरे में एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही है। डॉक्टर नज़र साहब, अब ज़रा इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम 1 एकड़ है किसी के पास तो वो उसको काश्त करने में, वहाँ पे उसको ज़मीन को भुरभुरा करने में, फिर उस पर मज़दूर लगाने पे, किसान लगाने पे और फिर उसकी कटाई तक एक एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? और अगर हमारे पास हाइड्रोकल्चर का ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है इसका 1 यूनिट लगाता है कोई, तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ज़मीन की बात करें तो ज़मीन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी अपनी बफर कैपेसिटी है, मतलब वो अपने अंदर हलचल जो है ना जल्दी बर्दाश्त नहीं करता। अब हम अगेन एंड अगेन जब कल्टीवेशन में जा रहे हैं तो उसके अंदर साल्ट इनबिल्ट हुए जा रहे हैं, डिजीज़ आ रही हैं। इसको काउंटर करने के लिए पर्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट में जब आप ग्रीन हाउस लगा देते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर जी ज़मीन के अंदर बीमारी ज़्यादा आ चुकी है या साल्ट ज़्यादा इनबिल्ट हो गए। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप वो ग्रीन हाउस लगा हुआ है, आप अंदर जो है आर्टिफिशियली मीडिया लगा दें और उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर दें। एक है। नंबर 2, आपने कॉस्टिंग की बात करी, ये बात डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम कौन सा लगाया। ये जो हमारा सिस्टम लगा है ये इंडिजनाइज डिज़ाइन मटेरियल है और इससे ये लोकली डेवलप किया गया है। अगर ये इसकी बात करें तो ये तकरीबन 1 एकड़ का तकरीबन 7 से 8 मिलियन में स्ट्रक्चर लगेगा, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। RO प्लांट भी लगेगा जिसमें से फिल्टर्ड वाटर जो है वो यूटिलाइज्ड होता है। अगर हम हाईटेक की बात करें जिसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, लाइक उसमें डबल लेड
जो है शेड लगे होते हैं इनसाइड आउटसाइड, उसको रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउसेज कहते हैं। तो उसकी जो कीमत तकरीबन है वो 3-3.5 करोड़ तक है। बात ये है कि क्योंकि लोकली डेवलप नहीं हो रहा, हमारी टोटल डिपेंडेंस इंपोर्ट पर है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री इस तनाजुर में जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री राइज करेगी और हम दूसरों पे इंहिसार नहीं करेंगे, इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, वो बढ़ भी जाएगी और प्राइसेस भी जो है वो कुछ कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। और फैसल, जिस तरीके से हम देखते हैं ये वेजिटेबल्स के बारे में या दीगर प्रोडक्शंस के बारे में, तो हम यही देखते हैं कि जो प्राइसेस होते हैं हमारे यहाँ वो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि हम जो है वो हमारा इंहिसार हमारी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कम होता है या फिर उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती है। फिर ये भी सुनने को मिलता है कि ये इतना महंगा क्यों, पीछे से महंगा आ रहा है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। साने मरी के बाद अब मलका कोहसार में वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। इंतजामिया ने मन मारे किराया वसूल करने पर 15 से ज़ायद होटल सील कर दिए हैं और दीगर होटल मालिकान और दुकानदारों ने इसी खौफ से दुकानें खुद ही बंद कर दी। बिल्कुल, और मरी के दूर दराज इलाकों में तहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। ये रिपोर्ट देखिए शहजाद अली की, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। मरी को 5 रोज गुजरने के बावजूद मलका कोहसार में हालात मामूल पर न आ सके। जायद किरायों पर इंतजामिया ने एक्शन शुरू कर दिया। 15 से जायद होटल सील कर दिए। होटल मालकान कहते हैं सिर्फ छोटे होटल्स को निशाना बनाया गया। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे मरी में बैठी, आप किसी के जाके चेक करें, किसी का सील नहीं लगी। सिर्फ छोटे होटलों को उन्होंने सील किया। हमने 2 कमरों का अपार्टमेंट 10 में भी दिया है, 8 में भी दिया है। एक्शन के डर से दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद कर दी। हर वक्त चहल पहल का मरकज रहने वाला माल रोड सुनसान हो गया। सयाहों पर रहम न खाने वाले खुद रहम की दुआएं देने लगे। मरी पर रहम करें, हमारे दुकानदार हैं, छोटे छोटे खाने वाले भाई हैं, कोई छोटे हैं, कोई ऐसे गरीब आदमी है, हमारा ख्याल करें। मरकजी शाहराहों से बर्फ हटा दी गई, लेकिन लिंक रोड्स पर अब भी बर्फ के पहाड़ जूं के तूं खड़े हैं। हम ऑलरेडी आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं, इसलिए कि रास्ते क्लियर हों, आवाम को सहूलियात मिले। मरी शहर में 2 दिन बिजली बंद रहने के बाद बहाल कर दी गई, लेकिन दूर दराज देहात गुज़श्ता 5 रोज से बिजली से महरूम है। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, अद्वियात की बिल्कुल कमी है और लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। आइस्को एहलकारों का कहना है कि उनके पास 4x4 गाड़ियां ही नहीं जो बर्फ में दुश्वार गुजार इलाकों तक पहुंच सकें। उसके अलावा उन्हें अमले की कमी का भी सामना है। तो मरी की सिचुएशन आपने जानी और सवाल ये उठता है कि इंतज़ामिया जो अब मामलात देख रही है, जो अब जायद किराया लेने पे होटल सील कर रही है, वो इंतज़ामिया उस रात कहाँ थी। खैर, बात करेंगे अब मौसम की। कराची में सर्द हवाएँ चल रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है शदीद, और कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि बारिश का एक छोटा मोटा स्पेल कहीं पे इट्स लर्किंग अराउंड एट द एंड ऑफ दिस मंथ। और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जवाद मेमन माहिर मौसमियात मौजूद हैं। जवाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर आगाज़ करें कराची से, सुनने में आ रहा है कि कोई छोटा मोटा मज़ीद स्पेल है बारिश का? बिल्कुल, एक और जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उसके आने की उम्मीद है। ओवरऑल कमज़ोर सिस्टम है। तकरीबन 16 तारीख की शाम या रात से जो है ये पाकिस्तान का रुख करेगा। इनिशियली बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ में इसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू होंगे, जबकि कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो एसएच को इतनी ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की ड्रिजल या लाइट रेन फ़िलहाल एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अच्छा सर, इस हवाले से अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश इतनी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ओवरऑल मौसम फिर कैसा रहने वाला है? ओवरऑल मौसम देखें सब, अभी जो रिसेंटली जो कोल्ड वेव चल रही है इसमें 15 तारीख से कुछ हद तक जो है वो रिलीफ मिलेगा। यानी कि 2 से 3 डिग्री दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा अप हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह यही है कि ये जो आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके ज़ेरे असर थोड़ी सी विंड डायरेक्शंस जो है वो वीक भी होंगी और चेंज भी होंगी। अभी जो कंडीशन ये है कि थ्रू आउट ये हफ्ता जो है वो हम सिंगल डिजिट्स देख रहे हैं। ऑफिशियली भी जो है इसी हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है वो 9 साढ़े 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची के जो दूसरे एरियाज हैं वो पिछले एक हफ्ते से यही देखने में आ रहा है कि ये 7 से 8 डिग्री तक जो है वो रात के टाइम पे ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। और सर व्हाट अबाउट पंजाब, वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी? पंजाब में भी फिलहाल कुछ इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी। अभी तो वहाँ बारिशों का ऐसे कोई इम्कान नहीं है जब तक ये सिस्टम एंटर नहीं होता। पंजाब रीजन में इसके इफेक्ट्स आएंगे 17 या 18 तारीख से।
तो फिलहाल जो है उन एरियाज में काफी ठंड रहेगी, जबकि लाहौर रीजन और सेंट्रल पंजाब में और तकरीबन पंजाब के एरियाज में और अपर सिंध में जो है ये धुंध का जो सिलसिला है ये मजीद 2 से 3 दिन और कंटिन्यू करेगा। ठीक है। और जवाद भाई, फिर जो नॉर्दर्न एरियाज की बर्फबारी है वो कहाँ कहाँ मुतवक्का है, कितने अरसे तक? क्योंकि हमने देखा कि मरी में जो भी सिचुएशन हुई, जाहिर सी बात है इंतज़ामी गफलत अपनी जगह, लेकिन लोग ये भी पता करके नहीं निकलते, घूमने निकल जाते हैं लेकिन पता करके नहीं निकलते कि आगे मामलात क्या होने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, ख़ास तौर पर जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, स्वात, मालम जब्बा और इवन मरी और ये नथिया गली अयूबिया और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे बर्फबारी का स्पेल कब तक जारी रहेगा? देखिए फैसल भाई, अभी जो ये सिस्टम आ रहा है इनिशियली इसमें 17 तारीख से जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो बर्फबारी का इम्कान है। बहुत ज़्यादा हैवी एसेट शायद ना हो क्योंकि सिस्टम ओवरऑल जो है वो पिछले सिस्टम के मुकाबले में कमज़ोर है, लेकिन फिर भी बर्फबारी के चांसेस हैं। जबकि मरी गलियात इन रीजन्स के हवाले से जो है कह सकते हैं कि 18, 19 तारीख या 20, 21 तारीख तक जो है वो इन एरियाज में लाइट स्नोफॉल पॉसिबल है, बारिश भी पॉसिबल है और कुछ एरियाज में, आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट स्नोफॉल भी इस दौरान हो सकती है। डिपेंड्स कि आने वाला सिस्टम जो है ये मजीद आगे जाके किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल पिछली दफ़ा जिस तरीके से खतरनाक और काफ़ी हैवी सिस्टम था ये उससे काफ़ी हद तक कमज़ोर नज़र आ रहा है फिलहाल। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो सिवियरिटी थी मौसम में बैक डेज में वो आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखने को नहीं मिलेगी? इस सिस्टम के हवाले से तो फिलहाल अगर उससे कंपेयर करें तो कम है, इतनी ज्यादा सीवियर साइज सिचुएशन ना बने, लेकिन फिर भी अगर कोई उस जगह का रुख कर रहा है तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके जाए क्योंकि बारिशें और स्नोफॉल जो है वो लाजमी एक्सपेक्टेड है और ये एटलीस्ट फरवरी के मंथ में भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम आते हुए नजर आ रहे हैं अभी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाब मेमन आपका। और कराची में मौसम, लाहौर में मौसम, पूरे मुल्क में मौसम कैसा रहेगा ये हमने आपको बताया। तो क्रिकेट के उफक पे मौसम कैसा छाया हुआ है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। Stay with us. वेलकम बैक। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, स्कूल बंद होंगे या नहीं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होना था, अब इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। और रब्बानी, क्यों मुलतवी किया गया? बिल्कुल, आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास था जिसको मुलतवी कर दिया गया है। कहा यह गया है कि एक हफ्ते के दौरान सूबे मजीद जायजा ले लें कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। सूबों में क्या सूरत हाल इस वक्त कोरोना की चल रही है, इसी के पेश नज़र इस इजलास को एक हफ्ते तक मुलतवी किया गया है ताकि तमाम तर सूबे अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो फाइंड आउट कर लें और जो सिचुएशन है स्कूल्स की उसको भी देखा जा सके। साथ ही साथ जो स्कूल्स में इंतजाम किए गए हैं कोरोना के हवाले से उनको भी प्रॉपरली चेक कर लिया जाए, जायजा ले लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स की बात करेंगे। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हो गई है, बाबर आजम ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। तो ये तो थी रैंकिंग्स। वैसे वो टीम्स जो पाकिस्तान नहीं आई, अगर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग देखें तो वो कहीं नीचे बॉटम में लर्क कर रही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे इस वक्त 3रे नंबर पर है और बहुत ज़्यादा कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फ़ाइनल जो होना है वो जो न्यूजीलैंड बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारा है उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो सके, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। एक तो ये, दूसरा ये कि बाबर ने एक बार फिर साबित किया है अपने आप को कि वो हर फॉर्मेट के बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और कितनी अच्छी बात है, 90s में, अर्ली 2000s में टीम्स स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही थी कि टेस्ट का बैट्समैन है तो टेस्ट में रहेगा और वनडे का जो है वो टेस्ट में नहीं जाएगा। बट नाउ अब क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा हाइब्रिड हो गई है कि बैट्समैन अपने आप को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर चुके हैं कि वो T20 से वनडे और कब वनडे से टेस्ट मोड में आ जाते हैं। ये बड़ी कमेंडेबल बात है और बाबर ने अपने आप को प्रूव किया है। गो के शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली है, बट वी ऑल नो व्हाट अ बिग सुपर स्टार ही इज़ इन द मेकिंग। और साथ ही साथ अगर हम इस सारे टेस्ट सिनारियों में उस्मान ख्वाजा की बात ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। उस्मान ख्वाजा के जिन पे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि वो कब कम बैक करेंगे, उन्होंने कम बैक किया है और क्या ही शानदार कम बैक किया है। आते ही टेस्ट में दोनों इनिंग्स में सैकड़े जड़ दिए हैं। तो ये तो कुछ बात की हमने क्रिकेट की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और कोई स्पोर्ट्स है जिसकी आप बताना चाह रही हैं? वो मैं आपको बताती हूँ कि कराची में मोटर स्पोर्ट्स के लिए पहला रेसिंग ट्रैक बन गया। ट्रैक पर रेसर खूब एक्शन दिखा रहे हैं। हुज़ैफा खान की ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कस करते हैं।
फर्राटे भरती कार्ड्स, महारत दिखाते ड्राइवर। और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। ये है कराची का पहला रेसिंग ट्रैक। ये ट्रैक 1.5 किलोमीटर पर मुहित है, जिस पर गाड़ी दौड़ाने से पहले ड्राइवर्स को तमाम सेफ्टी गार्ड्स पहनने होते हैं। पाकिस्तान के पहले फार्मूला 1 प्रोफेशनल ड्राइवर और कार्टिंग सर्किट के मुंतजिम अवैस नकवी कहते हैं मोटर स्पोर्ट्स में ये एक नए दौर का आगाज़ है। देखिए, ये ट्रैक जो हमने बनाया है और डिज़ाइन किया है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल CIK, FIK, FIA के स्पेक्स पे बनाया है। जितने भी सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रॉम रेसिंग गियर टू ऑन ट्रैक बिहेवियर, वो सारे हम अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। इस ट्रैक पर अनाड़ी नहीं, सिर्फ खिलाड़ी ही चला सकते हैं, क्योंकि इंजरीज का भी खदशा मौजूद है। जी बिल्कुल, चोटें लगी हैं, लेकिन ज़्यादातर लंदन में लगी हैं। इधर तो नहीं, इधर इतने ट्रैक्स नहीं थे। लेकिन ये पार्ट ऑफ मोटर स्पोर्ट है। पाकिस्तान के बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो मोटर स्पोर्ट में भी टॉप कर सकते हैं, और जहाँ पे रिस्क टेकिंग का है और जहाँ पे एग्रेशन है, वो पाकिस्तानीज़ are नंबर 1 इन इट। बच्चे भी कार्टिंग में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं 10 साल का हूँ और कार्टिंग तो मैंने इस साल ही शुरू की थी इस ट्रैक पे। असल में पहली दफ़ा मैंने RX 250 चलाई थी, थोड़ा सा मैं नर्वस था, पर जब मैंने 2 दफ़ा चलाई थी तो फिर मैं रिलैक्स हो गया था। अब तो मैं RT8 चला रहा हूँ, उस पर मैं बहुत रिलैक्स आराम से चलाता हूँ। ये कार्ट्स 90 किलोमीटर फी घंटा से भागने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये शौक सस्ता नहीं है, क्योंकि कार्टिंग के एक सेशन के लिए 2500 रुपए देने पड़ते हैं। इस ट्रैक के खुलने से न सिर्फ कार्टिंग का शौक बढ़ेगा, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स को भी तरक्की मिलेगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। सोचें हुज़ैफा चलाते चलाते ये सामने आ जाए और फिर मैं उनसे पूछूं कि हुज़ैफा, आप ये बताएं कि किस फॉर्मूले के तहत आपने ये गाड़ी बनाई? किस फॉर्मूले के तहत ये गाड़ी बनाई है? जी जी जी। और मुझे पता है आप कौन सा फॉर्मूला बताना चाहते हैं। मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि इसमें एक ही ड्राइवर बैठता है या 2 ड्राइवरों के बैठने की गुंजाइश है? फिर वो क्या जवाब देंगे आप? वो तो जवाब देंगे, वो वक्त ही बताएगा। अब ज़रा वक्त के थपेड़े जिन इमारतों पर अपने नकूश ऐसे छोड़ते हैं कि वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो बहैसियत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या उन्हें इसी तरह छोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऐसे आसार क़दीमा कि जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा उजागर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, उन्हें हम रेनोवेट करें, उनका ख्याल रखें। तो ऐसी ही एक कोशिश हुई है। महकमा आसार क़दीमा ने मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए टेक्सला के करीब वाक़े भल्लड़ स्टूपा की तज़ीन व आराइश का काम जो है वो शुरू कर दिया। बिल्कुल, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। जंगली जड़ी बूटियों से अटा ये कदीम रास्ता 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी में तामीर होने वाली बुद्ध खानकाह और उस स्टूपा का है, जहां रवायत के मुताबिक बुद्धा ने अपने सर की कुर्बानी दी थी। महकमे आसार कदीमा का मिशन पहले मरहले में भल्लड़ की तामीर व मरम्मत और फिर खानकाह के लिए खुदाई है। माजी में ऐसी कोशिश मुनासिब इंतजामात न होने के बायस नाकाम भी हो चुकी। 110 मिलियन अप्रूव हुए हैं ADP स्कीम में 3 साल के लिए, जिसमें 70 लाख जो है 75 लाख वो हमारा साइट्स की कंजर्वेशन है, जिसमें आगाज हमने भल्लड़ तोप से किया है। मुकामी लोगों का कहना है यहाँ का अहम स्तूपा मुकम्मल दरियाफ्त से कबल ही आधा गायब हो चुका, जबकि आमदोरफ्त के मसाइल भी काम में बड़ी रुकावट हैं। ऊपर आने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है, तो लोगों को ये नहीं पता है ऊपर क्या बना हुआ है, क्या कुछ नहीं बना हुआ है, कि रेल की पटरी है उसकी वजह से कि रास्ता इधर नहीं है उसका। महकमे आसार कदीमा अपने प्लान में कामयाब हुआ तो ये मुकाम मजहबी सियाहत का अहम मरकज बन सकता है। भल्लड़ तोप के इस जंगल में मंगल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला। तो हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे ये वाला जो पूरा एरिया है टेक्सला और उसके बाद स्वात तक, और इवन आज़ाद कश्मीर में भी और फिर गिलगित में भी ऐसे कई आसार हैं कि जो ना सिर्फ हमारी सयाहत बल्कि रिलीजियस टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आपने सब इसमें एक लाइन सुनी हमारे नुमाइंदा आबिद अली की, कि जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है कि रास्ता नहीं है,
क्योंकि अगर रास्ता बना दिया तो फिर हमारे अपने ही लोग यहाँ आएंगे और वो अपने नाम के साथ साथ अपनी महबूबा को पैगामात भी यहाँ पे लिख के जाएंगे। हमारे अंदर अभी इस चीज़ की बहुत कमी है, जो ट्रैवल लिटरेसी उसकी बहुत कमी है। आप आए, एंजॉय करें, देखें कि हज़ारा साल की जो तहजीब और तमद्दुन है यहाँ मदफन है। तो ज़रूरत नहीं है कि उस पर आप अपना नाम लिख के जाए और दुनिया को बताएं कि मैं और मुझ समेत मेरी वो यहाँ आए थे। बिल्कुल यहाँ आए थे। और बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि जो लिटरेसी रेट है वो इतना कम है। ट्रैवल आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ घूमने जा रहे हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह की क्या खासियत है। अमूमन ये होता है वैसे कि लोग बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो जैसा आपने बताया वही सारे कुछ चीज़ें करते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं और कैप्शन जब डालते हैं तो वो अपना नाम लिखते हैं या अपने साथ मौजूद किसी शख्स का नाम लिखते हैं। नहीं, वो यहाँ की दीवारों पे जो अपना नाम लिख के चले जाते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितने, मतलब कि सोचे इतने हजारों साल पुरानी ये इमारतें, ये स्तूपास, ये बुद्धा के स्क्रिप्चर्स, बल्कि सिर्फ ये नहीं, पूरे पूरे जो पुराने शहर थे वो यहाँ से दरियाफ्त हो रहे हैं। तो अब हमारी एक तो महकमा जाती जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों की आमदोरफ्त यहाँ तक आसान बनाए, इन चीज़ों को कंजर्व करे, क्योंकि पिछले कई सालों से पूरी दुनिया से जो बुद्धिस्ट्स हैं और रिलीजियस टूरिज्म में जो लोग फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और ये एक अच्छा साइन जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? उसमें हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन साइट्स को ख़राब ना करें। अगर कोई यहाँ हम देख रहे हैं आधा स्तूपा देखें ये गिर गया है, अगर ये आधा गिर गया है तो इस आधे को गिराने में हम अपना किरदार अदा ना करें। यहाँ की जो चीज़ जैसी है इसको वैसे ही रहने दें। आप यहाँ आए, आप यहाँ से यहाँ के ईंट और पत्थर उखाड़ के लेके ना जाएं, आप यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएं। एंड अगेन इसी मैसेज के साथ आज के शो का हम ख़त्म करेंगे कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो अच्छी यादें ले, ना कि अपना नाम इस जगह को देके जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ना कि अपना नाम इस जगह को देके जाएं, क्योंकि हर जगह की एक अहमियत होती है और उस अहमियत को समझना चाहिए। आप जहां जाते हैं उस जगह का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो कीप वॉचिंग नया दिन।